बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना की तानाशाही का हुआ अंत। इनको माफी मांगनी होगी। फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा? 30% रिजर्वेशन का कोटा दिया गया था मुक्ति बाहिनी लोगों के लिए। यही वाहिद वजह है जो आज के बांग्लादेश के हालात की जिम्मेदार है। बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना की तानाशाही का हुआ अंत। शेख हसीना जो पिछले कई सालों से तकरीबन 15 साल से वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। कहा जाता है कि पिछले इलेक्शन में इन्होंने अपनी सत्ता में बनाए रहने के लिए, सत्ता में जमे रहने के लिए इन्होंने मैनिपुलेशन किया, अपने पावर का मिसयूज कर इन्होंने सत्ता हासिल की और यही इनका तानाशाही रवैया है जो आज के मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। आज पूरे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, वहां के युवा, वहां का यूथ, वहां के पूरे बांग्लादेश के लोग, पूरे देश के लोग आज सड़कों पर हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस तानाशाही रवैये के खिलाफ। We begin in Bangladesh, where tens of thousands of students and their supporters have gathered in the capital Dhaka to demand the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. They blame the government for a violent crackdown on dissent, which has left them. खिलाफ इन प्रोटेस्टर्स की मांग सुनने के बजाय शेख हसीना ने उन पे आरोप लगाया, इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, उन्हें उन आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा और ये ऑपोजिशन की साजिश है ये कहा। आप सोच लीजिए, ये वही चीज है कि जब आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, आप पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया था उनके भी और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया था उनके भी पूरे देश के आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन शेख हसीना ये बात नहीं समझी। शेख हसीना सिर्फ अपने वोटर्स को खुश करने के लिए हर बार कोशिश करती थी और देश के दूसरे लोगों, बाकी लोगों पर उन्होंने कभी भी नजरअंदाज किया, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इसीलिए जो रिजर्वेशन की बात चल रही है, जो इस मेन फसाद की जड़ है, जो शेख हसीना पे ये इल्जाम है कि उन्होंने पूरी मीडिया को मैनेज किया, पूरी मीडिया को दबा के रखा है और उन पे ये इल्जाम है कि उन्होंने जो ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने उन्हें जेल में ठूस दिया और जो एक सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं उन्हें भी जेलों में ठूस दिया, उन्हें गायब कर दिया गया। उन पे ये इल्जाम है कि उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्याएं भी कराई है। तो शेख हसीना का ये तानाशाही रवैया आज से नहीं, कई सालों से चला आ रहा है, जिसकी वाहिद वजह है जो आज के मौजूदा हालात जो बांग्लादेश में हुए हैं, शेख हसीना उसकी जिम्मेदार है। ये क्यों हुआ, किस लिए तख्ता पलट हुआ? बांग्लादेश के आज के मौजूदा हालात को समझने के लिए हमें बांग्लादेश का थोड़ा इतिहास जानना पड़ेगा, हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, हमें थोड़ा पीछे जानना पड़ेगा। पहले पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश नाम की कोई चीज नहीं थी, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर बांग्ला स्पीकिंग लोग थे जो बंगाली बोला करते थे, और वेस्ट पाकिस्तान, तो जब 1970 में इलेक्शन होता है तो ईस्ट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर शेख मुजीबुर रहमान भारी मतों से जीत के आते हैं, वो जीत जाते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा सीटें आती है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री और वेस्ट पाकिस्तान के लोग इन्हें लीडर मानने से इनकार करते हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकते हैं और इन्हें देश का प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार करते हैं। और यही वजह थी कि फिर शेख मुजीबुर रहमान ने रिवॉल्ट किया, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया और वेस्ट पाकिस्तान से लड़ाई की, और जो जंग की उसमें इंडिया की मदद से उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान से जंग की और ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराया। 1971, a new nation is born. ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान वो शख्स हैं जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराया और इस बांग्लादेश की बुनियाद डाली। फिर 1971 में इलेक्शन होता है बांग्लादेश में और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग पार्टी भारी बहुमतों से जीत के आती है और शेख मुजीबुर रहमान देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यानी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने
प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में जो सबसे पहला काम किया वो तमाम लोगों को जिन्होंने इस जंग में, इस लड़ाई में इनका साथ दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, यानी वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ, तो जो लोगों ने साथ दिया था वो उन्हें फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा दिया। वो तमाम लोग जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया था उस पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में, जिन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, दरअसल वो तमाम लोग मुक्ति बाहिनी के लोग थे, मुक्ति बाहिनी ग्रुप के लोग थे जिन्होंने मुजीबुर रहमान का साथ दिया था वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में और इस ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराने में। फिर शेख मुजीबुर रहमान ने ये तमाम लोगों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया था, यानी मुक्ति बाहिनी के लोगों को, उन तमाम लोगों को फौज में शामिल किया, मिलिट्री में शामिल किया। याद रखना कि ऑलरेडी पाकिस्तान में मिलिट्री थी, बांग्लादेश में मिलिट्री थी, जो बांग्लादेश की मिलिट्री थी वो प्रो पाकिस्तानी थी, कहीं ना कहीं वो तमाम मिलिट्री के लोगों का झुकाव पाकिस्तानी यानी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ था। और सडनली ये तमाम लोगों को, यानी जो मुक्ति बाहिनी के लोग हैं जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया था इस आजादी की लड़ाई में, ये तमाम लोगों को फौज में शामिल कर लिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि फौज में, मिलिट्री में दो ग्रुप बन जाते हैं, मिलिट्री में एक दरार पड़ जाती है। जो पहले से ही मिलिट्री के लोग थे जो प्रो पाकिस्तानी से, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वो लोग, और ये लोग जिन्होंने मुजीबुर रहमान का साथ दिया था, और यानी मुक्ति बाहिनी के लोग। याद रखना ये तमाम चीजें, क्योंकि आगे चल के आपको ये मालूम पड़ेगा कि यही वाहिद वजह है जो आज के मौजूदा हालात की जिम्मेदार है। 1972 में फिर मुजीबुर रहमान एक प्रस्ताव लाते हैं, एक स्कीम लाते हैं, किसके लिए? यही मुक्ति बाहिनी के लोगों के लिए, यानी वो तमाम लोगों के लिए जिन्होंने जंग में शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया था, उनको वेस्ट पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए इनके लिए स्कीम लाते हैं और 30% रिजर्वेशन करते हैं और 30% का कोटा रिजर्व करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं इन तमाम फ्रीडम फाइटर्स के लिए। कौन फ्रीडम फाइटर्स? जिन्होंने मुजीबुर रहमान का साथ दिया था वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में। तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ग को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो दूसरा वर्ग मिलिट्री का है उसे नजरअंदाज किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो एक दरार और आपस में एक खिंचाव और एक तनाव तो पैदा डेफिनेटली हो गया था। और मिलिट्री में तनाव होना, मिलिट्री में दो ग्रुप होना और मिलिट्री में आपस में तालमेल ना होना, ये देश के लिए कितना घातक हो सकता है यह आप आज के हालात से समझ सकते हैं। फिर शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं? ये और आगे जाते हैं, ये क्या करते हैं? एक प्रस्ताव लाते हैं कि अब वन पार्टी रहेगी पूरे देश में, यानी पूरे बांग्लादेश में सिर्फ एक पार्टी रहेगी पूरी मौजों की, और उसका लीडर यानी शेख मुजीबुर रहमान रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां थी वो तो समझती है कि हमारा फ्यूचर खत्म, अब हम कुछ बोल नहीं सकेंगे, हम कुछ कर नहीं सकेंगे, हम कभी पावर में नहीं आ सकेंगे, हमें इनके पीछे ही रहना पड़ेगा। तो ये लेके पूरे बांग्लादेश में एक तनाव हो जाता है, एक अनरेस्ट हो जाता है। और इसी अनरेस्ट का नतीजा था कि 1975 में आर्मी के कुछ लोग शेख मुजीबुर रहमान के घर को अटैक करते हैं और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान, उनका बेटा, उनकी वाइफ और तमाम लोग यानी 17 लोगों को मार डालते हैं, पूरी उनकी खानदान खत्म कर देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, उनका बेटा, उनकी वाइफ और बाकी के तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे, उनके रिश्तेदार, उन तमाम लोगों को खत्म कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन, ये दो लोग जो उस वक्त में वहां पर मौजूद नहीं थे, वो जमीन में थे, वो बच जाती हैं। और यही शेख हसीना और उनकी बहन फिर जर्मनी से इंडिया आती है। इंदिरा गांधी उन्हें यहाँ पर पॉलिटिकल असाइनमेंट देती है या उन्हें शरण देती है। फिर 1975 से लेके 1981 तक दोनों बहनें इंडिया में न्यू दिल्ली में रहती हैं। शेख जियाउर रहमान, आपने ये नाम भी सुना होगा, ये आर्मी चीफ थे। ये फिर बांग्लादेश को टेक ओवर करते हैं और ये बांग्लादेश की डेमोग्राफी को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर फिर ये सियासत करते हैं। यानी हम अगर बांग्लादेश की डेमोग्राफी देखें तो 88.3% मुस्लिम्स है, 10.5% हिंदूज है, 1.2% अदर कास्ट है। धर्म के आधार पर उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया और उन्होंने जो मेजॉरिटी ग्रुप थी यानी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था उसे टारगेट कर उन्होंने क्या किया, सेकुलरिज्म नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया, बांग्लादेश नेशनलिज्म का वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। तो बांग्लादेश में जमाते इस्लामी थी जिसे बैन कर दिया था शेख मुजीबुर रहमान ने,
उसका बैंड हटा देते हैं और उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में साथ ले लेते हैं और उनके साथ मिलकर ये सरकार बनाते हैं। फिर जियाउर रहमान एक पार्टी बनाते हैं, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उन्होंने फिर क्या करते हैं, वो जो बांग्ला का नारा हटाकर बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा देते हैं। बांग्लादेश जिंदाबाद ये एक उर्दू अल्फाज है, एक उर्दू वर्ड है, तो इसीलिए मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए ये इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट करते हैं। 30 मई 1981 को जियाउर रहमान का असैसिनेशन कर दिया जाता है, उन्हें मार डाला जाता है। अब उसके बाद में फिर से एक बार तख्ता पलट हो जाता है। BNP पार्टी की कमांड खालिदा जिया, तो जियाउर रहमान की वाइफ थी, वो संभालती हैं, और शेख हसीना वो अपने फादर की अवामी लीग पार्टी संभालती हैं, उन्हें लीड करती हैं। और जब खालिदा जिया देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो यही शेख हसीना उन पे इल्जाम लगाती हैं तानाशाही का, डिक्टेटरशिप का, और कंटिन्यूस तौर पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती है, आंदोलन करती रहती है और उन्हें सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश करती रहती है। और फिर 1996 में जब शेख हसीना देश की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है तो वो भी वही काम करती हैं जो उनके फादर ने किया था, वो गड़े मुर्दों को उखाड़ना। फिर 1997 में दोबारा ये वही रिजर्वेशन का खेल खेलती हैं जो इनके फादर ने 1972 में खेला था। क्या करती हैं, ये कहती हैं कि जो रिजर्वेशन 30% रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी के लोगों को मिला था, यानी फ्रीडम फाइटर्स को मिला था, यानी वो लोग जो लोगों ने यानी शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया था, वो जंग में उन्हें 30% रिजर्वेशन का कोटा दिया जाएगा। लेकिन वो लोग तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ऑलमोस्ट कई लोग मर गए थे, खत्म हो गए थे, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अब कोटा उनके बच्चों को दिया जाएगा। फिर वापस से ये जो 30% रिजर्वेशन का कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व किया था वो तूल पकड़ने लगता है और पूरे देश में खास करके युवाओं में और स्टूडेंट्स में एक किस्म का अनरेस्ट होता है कि हम लोग क्या बाहर वाले हैं, क्या हम लोग के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास हम अनएम्प्लॉयड है और बाकी के लोगों को, उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये लेके तमाम लोगों में गुस्सा होता है। यही रिजर्वेशन जो 30% कोटा रिजर्व किया गया था मुक्ति बाहिनी के लोगों के लिए, वही आज जिम्मेदार है बांग्लादेश की मौजूदा हालात का। मोहम्मद यूनुस जो एक इंटेलेक्चुअल थे जो उस वक्त में पढ़ने के लिए यूएस गए थे, जब वो यूएस से पढ़ के आते हैं तो वो एक ग्रामीण बैंक शुरू करते हैं, ऐसी बैंक जो बिना किसी गारंटी रखे, बिना कुछ सिक्योरिटी रखे छोटे मोटे कारोबारी को, छोटे मोटे दुकानदारों को और छोटे मोटे किसानों को लोन देने का काम करता था। छोटी छोटी लोन से काफी लोगों का फायदा हो रहा था, क्योंकि जो छोटे मोटे कारोबारी है, छोटे मोटे दुकानदार है, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, जो गारमेंट इंडस्ट्री चलाने वाले हैं, ये तमाम लोगों को छोटे छोटे लोन मिल जाते थे बिना किसी गारंटी के, बिना कोई चीज गिरवी रखे। और ये तमाम चीजें बहुत लोकप्रिय हुई और लाखों लोगों का फायदा हुआ बांग्लादेश में। और इनके इस एफर्ट को यूनाइटेड नेशन ने सराहा और इन्हें इनके इस एफर्ट के लिए, मानवता की सेवा के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है, ये समझ लेना। और ये वही मोहम्मद यूनुस है जो आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर यानी इंटरिम गवर्नमेंट के इंचार्ज है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। 2010 में शेख हसीना फिर से वही एक बार रिजर्वेशन का खेल खेलती हैं, अपने वोटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। उनको कहा जाता है कि अब रिजर्वेशन उनके बच्चों के बच्चों को दिया जाएगा, यानी उनके पोतों पोतियों को दिया जाएगा, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जाएगा। अब सोचिए कि एक रिजर्वेशन जो 30% रिजर्वेशन 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने उन लोगों को दिया था, फिर उसे रिवाइव किया गया, शेख हसीना ने 1997 में दिया, फिर 2010 में फिर दोबारा उसे रिपीट किया गया कि अब उनके बच्चे के बच्चों को दिया जाएगा। ये चीज लोगों को, खास करके बांग्लादेश के युवाओं को, बांग्लादेश के यूथ को, बांग्लादेश के स्टूडेंट को हजम नहीं होती है। और एक तो बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, बेरोजगारी हाइट है, महंगाई हाइट पे है और लोगों के पास जॉब नहीं है, युवाओं के पास जॉब नहीं है। और ऐसे वक्त में युवा फ्रस्ट्रेट है और ऐसे वक्त में एक पर्टिकुलर वर्क को कंटिन्यूअस तौर पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो भी 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा है और उनको फ्रीडम फाइटर्स को नहीं, उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये चीज जो बांग्लादेश के लोगों को हजम नहीं हो रही थी और इसी के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों ने सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब जो 30% रिजर्वेशन का कोटा दिया गया था मुक्ति बाहिनी लोगों के लिए, यानी वो लोग जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान का यानी शेख हसीना के फादर का उस जंग में साथ दिया था वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ,
उन लोगों के लिए 30% रिजर्वेशन का कोटा कंटिन्यूस तौर पर चला आ रहा है। यही वाहिद वजह है जो आज के बांग्लादेश के हालात की जिम्मेदार है। जून 2024 में कोर्ट ये रूलिंग देता है कि जो कोटा हटा लिया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो कोटा दोबारा लागू किया जाएगा, दोबारा रिजर्वेशन 30% उन लोगों को दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि ये शेख हसीना ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, कोर्ट को मैनेज करते हुए ये डिसीजन दिया है। फिर लोग मांग करते हैं, शेख हसीना के पास ये डिमांड रखते हैं कि ये कोटा रिजर्वेशन रद्द किया जाए, इसे हटा लिया जाए, वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी के लोग, वहां के स्टूडेंट्स, लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में एक याचिका दाखिल करते हैं इस रिजर्वेशन के खिलाफ, ये जो कोटा था उसके खिलाफ। ढाका यूनिवर्सिटी के ये 3 लोग, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर मजुमदार, यही 3 लोगों की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश अपने खुद का मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। जब इनकी बात नहीं मानी गई तो 1 जुलाई को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, रास्ते पे आते हैं, सड़कों पे आते हैं और धीरे धीरे इनको देखते प्रोटेस्ट बढ़ने लगता है। ढाका यूनिवर्सिटी के साथ जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजशाही, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्तौड़गढ़, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, ये प्रोटेस्ट में शरीक हो जाते हैं और तमाम लोग पूरे रास्ते पे आ जाते हैं। और इनके साथ वो तमाम लोग, यानी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी वेतन बढ़ाने के खिलाफ, वो तमाम लोग भी इन स्टूडेंट को शामिल हो जाते हैं, इन स्टूडेंट के साथ मिल जाते हैं और पूरा युवा, पूरा यूथ, पूरा स्टूडेंट्स और तमाम ऑपोजिशन पार्टियां और पूरा बांग्लादेश रास्ते पे आ जाता है, प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है शेख हसीना के इस डिसीजन के खिलाफ, इस रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ। शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें ऐसा एक स्टेटमेंट देती है जो आग में घी डालने का काम करता है। वो कहती है कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा? याद रखना, रजाकार बांग्लादेश में बहुत बुरा अल्फाज माना जाता है, रजाकार बहुत बुरी चीज मानी जाती है। रजाकार का मतलब गद्दार, ट्रेटर, देशद्रोही के माने हैं। तो इनडायरेक्टली शेख हसीना क्या कहती है कि रिजर्वेशन कोटा जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को न देकर क्या इन रजाकारों को, इन गद्दारों को दिया जाएगा? अब ये स्टेटमेंट जो उनका था वो आग में घी डालने का काम करता है और प्रोटेस्ट तीव्र हो जाता है। और पहले तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक था, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब पूरी पुलिस रास्ते पे उतार दी जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स रास्ते पे उतार दिया जाता है और आमने सामने सड़कों पर खूनरेजी, कत्लेआम, मारकाट, तोड़फोड़, पथराव, तमाम चीजें शुरू हो जाती है और पुलिस अपने तमाम हथकंडे अपनाती है। पुलिस आंसू गैस फायर करती है, टीयर गैस फायर करती है, रबर बुलेट फायर करती है, हेलीकॉप्टर से फायरिंग तक की जाती है और इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है और तुम्हारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है, यानी एक किस्म का बैन लगा दिया जाता है प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती शेख हसीना की थी, क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है, जब देश पूरा प्रोटेस्ट करता है, देश के लोग रास्तों पे आते हैं, सड़कों पे आते हैं, अपनी सरकार के सामने मांग रखते हैं, तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है, ये उनका धर्म है कि उनकी बात सुने, उनसे इंटरैक्ट करे, उनसे बात करे और एक कॉन्क्रीट हल निकाले, क्योंकि वो तमाम लोग भी इसी देश के हैं। लेकिन शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया। शेख हसीना ने उस प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की, उस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस को रास्ते पे उतार दिया, सड़कों पे उतार दिया। अब डायरेक्टली कत्लेआम सड़कों पे हो रहा था। एक गुस्सा बढ़ गया, उनका है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांग रख रहे हैं, हम अपनी जायज डिमांड रख रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन रिजर्वेशन का कोटा हटाया जाए और हम लोग जो लाखों करोड़ों युवा इस देश में अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस है, बेरोजगार है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें जॉब दिया जाए और उनके बारे में भी सोचा जाए। तो सरकार उनसे बात करने के बजाय उस आंदोलनकारियों को कुचलने की कोशिश कर रही थी और प्रोटेस्टकारियों ने कहा कि हमें ट्रेटर्स कहा जा रहा है, हमें रजाकार कहा जा रहा है, हमें गद्दार कहा जा रहा है, हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। ये एक्सेप्टेड नहीं है और इसी को लेके पूरे बांग्लादेश में आंदोलन वायलेंट हो जाता है और अब तक कई 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई हजार लोग जख्मी हैं और पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है। अभी भी शेख हसीना उनसे बात नहीं कर रही है, अभी भी प्रोटेस्ट को कुचलने की साजिश रच रही है। फिर उन्होंने क्या किया, वो 3 लोग, कौन,
नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद, अबू बकर, ये तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। और जब ये तीन लोग प्रोटेस्ट से गायब हो जाते हैं तो आंदोलनकारी शेख हसीना ने समझा कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे, अंडर अरेस्ट कर लेंगे, इन्हें बिहाइंड द बार्स डाल देंगे तो ये प्रोटेस्ट थम जाएगा, दब जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन उसका हुआ उल्टा। तमाम प्रोटेस्टकारियों ने देखा कि जो हमारे लीडर्स हमारे बीच मौजूद नहीं है तो प्रोटेस्ट और तीव्र हो गया। तीनों लोगों को अधमरा देख के प्रोटेस्ट और वायलेंट हो जाता है और इसके बाद तो प्रोटेस्टकारियों की रुकने की कोई इंतहा नहीं है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है कि जो 30% रिजर्वेशन कोटा था वो हटा लिया गया है। सोचिए, जो सदियों से, कई दशकों से मांग चल रही थी कि वो 30% रिजर्वेशन का कोटा जो मुक्ति वाहिनी के लोगों को यानी फ्रीडम फाइटरों को दिया जा रहा है उसे बंद किया जाए, उसे हटा लिया जाए, लेकिन अब तक नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि वो 30% का कोटा हटा लिया जाता है, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन और ये तीनों लोगों को, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और शेख हसीना की सरकार उन्हें वहां से गायब कर देती है, वहां से उठा लेती है। क्या रीजन? फॉर सिक्योरिटी रीजन। और उन्हें टॉर्चर किया जाता है, डंडे से और रॉड से मारा जाता है। आप सोच लीजिए, यहां पर भी शेख हसीना अपना तानाशाही रवैया का मुजाहिरा कर रही थी। पूरा देश, पूरा बांग्लादेश के लोग सड़कों पर थे, उनसे बात करने के बजाय, उनसे डायलॉग करने के बजाय, उनसे रास्ता करने के बजाय और उनसे बातचीत करके ये प्रोटेस्ट को कैसा खत्म किया जाए देश हित में, ये सोचने के बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स के बारे में सोचा, अपने लोगों के बारे में सोचा और इन प्रोटेस्टकारियों को दबाने की कंटिन्यूस तौर पर 1, 2, 3, 4 कोशिश करती रही। और जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना का तानाशाही रवैया है। कोर्ट की रूलिंग आती है कि जो कोटा रिजर्वेशन था 30% वो हटा लिया गया है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब प्रोटेस्टकारियों की जो आंदोलन कर रहे थे, बांग्लादेश के लोगों की यह मांग थी कि शेख हसीना मस्ट रिजाइन। अब सिर्फ कोटा नहीं हटेगा, अब सिर्फ रिजर्वेशन नहीं कम होगा, अब शेख हसीना जो इस खून रेजे की, जो इस मुल्क में हालात है उसकी जिम्मेदार है, उसको रिजाइन करना चाहिए। बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी जो शेख हसीना के काफी करीब है, उनके रिश्तेदार भी है, उन्होंने शेख हसीना से कहा कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट्स है देश छोड़ने के लिए, क्योंकि पूरे देश के लोग, पूरे जो प्रोटेस्टकारी है वो इस पीएम हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप देश छोड़ दीजिए और रिजाइन कर दीजिए। शेख हसीना ने उस वक्त में ये मांग रखी कि मैं देश के नाम एक संदेश देना चाहती हूं, लेकिन आर्मी चीफ ने इसे भी इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि बराए मेहरबानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स है देश छोड़ने के लिए, और अगर आपने रिजाइन करके 45 मिनट्स में देश नहीं छोड़ा तो ये आंदोलनकारी की भीड़ पीएम हाउस में आएगी, फिर अंजाम क्या होगा हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए, जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, सदियों से राज करते आ रही थी, उन्हें उनके मुल्क में जमीन भी तंग हो गई। सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर उनके लिए अरेंजमेंट किया गया और हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया और उन्हें वहां से देश छोड़ के भागना पड़ा। हर एक तानाशाह का अंत डेफिनेट है। जब तानाशाही अपने उर्ज पे होता है, जब अपने पावर में रहता है, तो हम और आपको देख के लगेगा कि इनका तो, ये जो तानाशाह है, ये जो कातिल है, ये जो हत्यारे हैं, इनका तो कोई अंत नहीं है, इन्हें कौन नहीं हरा सकता, ये कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का ये इतिहास गवाह है कि तानाशाही का अंत होता है और डेफिनेटली होता है, और तानाशाही का अंत इस तरह से होता है, उनके खुद के मुल्क में उनकी जमीन भी उनके लिए तंग हो जाती है, उन्हें पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिलती। ये हमने बांग्लादेश में अभी फिलहाल देखा। शेख हसीना को उनके खुद के मुल्क से उन्हें भागना पड़ा, मुल्क छोड़कर, और जब वो भागी तो इंडिया ने उन्हें शरण दी और वो इंडिया में अपनी बहन के साथ में है, और इंडिया भी कब तक रखेगी अब उन्हें, क्योंकि भारत का बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंध है। तो फ्यूचर में अगर कोई सरकार आती है, वो डिमांड करती है कि शेख हसीना को हमें दोबारा लौटाया जाए, तो शायद इंडिया के लिए ये चीज डिफिकल्ट होगी। तो इसीलिए अब इंडिया दुविधा में है कि क्या करे, उन्हें जाने दे कि उन्हें रखे। तो आने वाला वक्त बताएगा कि डेफिनेटली क्या होता है। इस तमाम चीजों का कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन है कि वो जमाना चला गया जब लोग
राजा बनते थे और लोगों को गुलाम बनाते थे, लोगों की मानसिकता थी। आज वो जमाना नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी लोगों की मुट्ठी में है, लोगों के हाथ में है, इंफॉर्मेशन लोगों के पास है। हर एक आदमी बोलता है, सोशल मीडिया पे, नेट पे अपनी आवाज उठाता है। हर एक इंसिडेंट दुनिया के किसी कोने में होता है, कुछ घंटों नहीं बीतते हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो इस हालात में, ऐसे दौर में जहां पर टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में है, हर एक का माइंड और दिल खुला हुआ है, ऐसे वक्त में किसी को गुलाम बनाना, अपने अंडर में रखना और खुद तानाशाह बनके, डिक्टेटर बनके राज करना, ये आज की दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम, दुनिया की जनता ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही चीज हमने श्रीलंका में देखी, यही चीज हमने बांग्लादेश में देखी। ये एक लेसन है तमाम मुल्क के, हर एक मुल्क के डिक्टेटरों के लिए, तानाशाहों के लिए, कि उनका अंत डेफिनेटली है। और ये अंत इतना खराब होता है कि उनके खुद के मुल्क में उनके लिए जमीन भी तंग हो जाती है। बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है और आर्मी की निगरानी में, और उसके इंचार्ज और इंटरिम गवर्नमेंट के हेड वही मोहम्मद यूनुस है, जिसको शेख हसीना ने उठा के जेल में डाल दिया था, जेल में ठूस दिया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के, मैंने जैसे आपसे कहा कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन है, क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए, लोगों के लिए जनहित में काम किया है। तो इसीलिए आज उसी का नतीजा है कि पूरे बांग्लादेश के लोगों ने, वहां के यूथ ने, वहां के स्टूडेंट्स ने और पूरे बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें ये अपील की और उन्हें कहा कि आप आके देश का कारोबार संभालिए। तो आज फिल वक्त में जो निगरानी है वो मिलिट्री की है और इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है, और मोहम्मद यूनुस उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एट प्रेजेंट। तो आने वाले में वक्त में बांग्लादेश की राजनीति किस और जाती है, क्या हालात होते हैं, और इसको लेके हमारे इंडिया का क्या प्रोटोकॉल होता है, क्या रवैया रहता है, हमारे इंडिया का क्या स्टैंड होता है, ये भी देखने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।